खुशियों ने जब से छोड़ा है बेआसरा हमें, कहता है हर एक दर्द हमें साथ लिए चल। हम भी हैं तेरी तरह से आवारा और बेकार, ए रास्ते की गर्द हमें साथ लिए चल। दोस्तों, आवारगी किसी की खुशी नहीं होती, आवारगी किसी का नाम नहीं होता, आवारगी किसी की तमन्ना नहीं होती, आवारगी किसी की उम्मीद नहीं होती, आवारगी किसी का ख्वाब नहीं होती। बल्कि आवारगी तो तब पैदा होती है जब ख्वाबों का गला घोंट दिया जाता है, जब तमन्नाओं को फना कर दिया जाता है, जब ख्वाहिशों को ख़त्म कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, जला दिया जाता है, हटा दिया जाता है, बुझा दिया जाता है। तब पैदा होती है आवारगी, तब शुरू होती है आवारगी, तब जन्म होता है आवारगी का। बचपन आवारा है, भूखा बेचारा है, जुर्म का तूफान है, दूर का नारा है। बचपन आवारा है, जीवन ये अपना है, रोटी भी सपना है, एक दिन तो मरना है, बस ये सहारा है। बचपन आवारा है, जख्मों के मेले हैं, अश्कों के रेले हैं, हम ही अकेले हैं और गम का धारा है। बचपन आवारा है, ख्वाबों की नगरी है, सच्चाई कड़वी है, दुनिया खुद गर्जी है, कौन हमारा है। बचपन आवारा है, बचपन आवारा है, बचपन आवारा है, बचपन आवारा है। दोस्तों, आज हमारे बीच चंद लाचार, मजलूम, मायूस, कमसिन और कम उम्र जिंदगियां मौजूद हैं, वक्त ने जिनके माथे पर आवारगी की मोहर लगा दी है। दोस्तों, आइए मुलाकात करें एक ऐसी जिंदगी से जिसे छोटी सी उम्र में बड़े, बुरे और गिरे हुए काम करने पर मजबूर होना पड़ा। गुड्डू बेटा, आप कहाँ के रहने वाले? बिहार का। फिर आप यहाँ कैसे पहुँच गए? मेरे पिताजी मारते थे, कहते काम करके लाएगा, पैसे कमा कर उसके बाद खाना दूंगा। उसके बाद मैं इतना छोटा था कि मैं काम करने के लायक नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो दिल्ली भाग चलते हैं, जैसे भी वहाँ पे कमा खा लूँगा, वहाँ अच्छा रहेगा, यहाँ से मार खाने से अच्छा वहाँ पे कैसे भी कमा खा लूँगा। फिर दिल्ली आके क्या किया आप? दिल्ली आया तो एक लड़की नई दिल्ली स्टेशन पे मिली, वो मुझे उसी जगह रखने लगी, मतलब बताने लगी कि तुम अभी नए नए आए हो, तुम दिल्ली का हाल नहीं जानते हो, तो मेरे साथ रहो, कबाड़ी चुनना और दोनों आदमी कबाड़ी चुनेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। मैं वहाँ पे फिर से कुलीगिरी करने लगा नई दिल्ली स्टेशन पे। अच्छा। तो कुलीगिरी कुछ दिन किया, उसके बाद पुलिस वाले ऐसे जेबें काटता था कोई और जेबें काट के निकल जाता था। हम लोग कुलीगिरी करते थे, इसलिए हम पकड़े जाते थे अंदर। पुलिस वालों ने बहुत पीटा आपको? हाँ। बेरहमी से मारा? हाँ, सब मार के सब फुला दिया, सुझा दिए थे, यहाँ पे निशान भी होगा अभी। फिर हम लोगों ने सोचा कि ऐसे भी मार खाते हैं हम लोग, और ऐसे भी मार खाएंगे, तो इसलिए हम लोग कुलीगिरी छोड़ दिए और उसके बाद जेबें काटना शुरू कर दिया। कैसे काटे जाते हैं जेब? कोई आदमी सो रहा होता है तो ब्लेड लेके उसका जेबें फाड़ के निकाल लेते हैं पैसे। कितने साल ये सिलसिला चलता रहा? करीब 1 साल तक। पकड़े नहीं गए बीच में? नहीं, उस पर पकड़े नहीं गए। कब पकड़े गए फिर? एक बार हम लोग 400 रुपये का जेब काट के 4 आदमी, उसने ऑटो किया, सुबह का टाइम था, थोड़ा अंधेरा था, बैठ गए हम भी, पुलिस वाले पकड़ लिए, ऐसे मार उड़ के फोड़ फाड़ दिए थे, यहाँ पे निशान भी अभी। आपका जी चाहता है कि आपका भी एक घर हो, माँ बाप हो, आप स्कूल जाके पढ़ें, कुछ बने जिंदगी में? हम तो चाहते भी नहीं थे कि हम दिल्ली है, लेकिन हमारे माँ बाप है ना, जो मेरे पिताजी है ना, वही मजबूर कर देते। बुरा लगता है आपको? रोते थे आके यहाँ? हाँ, जब याद आती है तब रोते हैं। किसकी याद आती? मेरी माँ का याद आती है। बहुत प्यार करती हैं आपको? कभी दिल चाहता है आपका कि सब कुछ छोड़ के वहां चला जाऊं अपनी माँ के पास? कभी कभी तो ऐसा दिल लगता है कि मैं अभी भाग जाऊं। इंसान वही इंसान है कि जिसने देखा है हकीकत को हकीकत की नजर से। दोस्तों, ये हकीकत है कि इन मासूम बच्चों की नजर से हम अपनी हकीकत को, समाज की हकीकत को, सरकार की हकीकत को, देश की हकीकत को पूरी तरह से समझ सकते हैं, बूझ सकते हैं, जान सकते हैं। ये भी हकीकत है कि अगर आईने में हम अपनी सूरत देखें तो शायद खुद से नजरें न मिला सकें। दोस्तों, हमारे बीच मिस्टर केवल सिंह साहब भी मौजूद हैं, डीसीपी वेस्ट दिल्ली हैं,
आइए इनसे मुलाकात करें। तो सिंह साहब, अभी आपने गुड्डू का किस्सा सुना कि ये वहाँ काम करते थे कुलीगिरी का रेलवे स्टेशन पर और पुलिस वाले ने परेशान करते थे और फिर ये जब जेब काटने लगे तो इनकी परेशानियां हल हो गई। तो पुलिस वाले इस तरह बच्चों को सताते भी हैं। अब इसमें दोनों बातें संभव हैं कि पुलिस वाला पैसे उनसे मांगता भी हो और जो दूसरे इसके जो सीनियर साथी कह लीजिए जो है, जो इससे इस तरह का जो है गृह कटी का जो है इस लड़के से जो है वो काम करवाने के लिए इसको उकसाते हों जो है, तो वो इस चीज़ का बहाना भी इस्तेमाल करते हों कि भाई पुलिस के बहाने से ये लड़का जो है एक तो उनको पैसे लगातार देता रहेगा और दूसरा जो है उनकी जो सुपीरियरिटी है या उनकी अथॉरिटी जो है इस एरिया के हिसाब से कह लीजिए या इस प्रोफेशन के हिसाब से कह लीजिए, उसको ये लड़का चैलेंज नहीं कभी भी करेगा जो है। सिंह साहब, कोई ऐसी ट्रेनिंग क्या पुलिस ऑफिशियल्स को दी जाती है कि वो इन मासूम चेहरों के साथ, इन मासूम जिंदगियों के साथ बात कर सकें, इन्हें कुछ समझा सकें, कुछ बता सकें, कुछ सुन सकें? हम जनरली जो है छोटे बच्चों को जहाँ पर जो है वो जुवेनाइल की बात होती है तो हम लोअर लेवल पर उनको जो है वो हैंडल नहीं करने देते। जो अपने लोगों को तो यही हिदायत देते हैं कि जो भी जब हमें पता चल जाता है जो है कि ये बच्चा जो है अभी अडल्ट नहीं हुआ है तो इसके प्रति जो है एक नरमी का रुख जो है वो होना चाहिए। अब बच्चे में भी आप लीजिए, एक बच्चा 14 से 16 साल का है और एक बच्चा 10 से 12 साल का है। दोनों की मैच्योरिटी में बड़ा फर्क है। दोनों की जो आपराधिक प्रवृत्ति है उसमें भी बड़ा फर्क होगा। दूसरी तरफ आपने ऐसे भी जो है देखे होंगे जो 14-15 साल की एज में है, जो जानबूझ करके अपराध करते हैं, बड़ी अच्छी तरह से सोच समझ के करते हैं और उन्हें ये पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं जो। लेकिन सिंह साहब, फिर भी 3rd डिग्री मारपीट, हथकड़ियाँ और हार्शनेस तो उन पर भी लागू नहीं होती। मैं आ रहा हूँ, उसी बात के ऊपर आ रहा हूँ। इस रवैये में जो है अब बहुत ज़्यादा सत्यता जो है वो नहीं है। हम जो हमारा अपना एग्जाम्पल, जो हमारा अपना एक्सपीरियंस जो है उससे मैं कह सकता हूँ जो है कि ऐसी बात नहीं है जो है। दे आर ट्रीटेड इक्वली। और जहाँ तक बच्चों का सवाल है जो है उनको काफ़ी कर्टसी के साथ और काफ़ी अच्छे व्यवहार के साथ ट्रीट किया जाता है। और जहाँ कहीं जो है इस तरह की जो है कोई डेविएशन होता है या जहाँ पर ऐसा लगता है कि इस बच्चे के साथ प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ और सीनियर अफसरों की अगर नोटिस में आता है जो है, उनके खिलाफ भी एक्शन होता है। दे आर पनिश्ड फॉर दैट। थैंक यू सर। दोस्तों, अब अगर आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, दर्द में हैं तो घबराइएगा नहीं, हमारे दरवाजे पे दस्तक दीजिएगा, हम आपके साथ हैं। दोस्तों, आइए मुलाकात करें एक और मासूम जिंदगी से, जिसे जिंदगी की तलखियों ने, जिंदगी की परेशानियों ने, जिंदगी की रुसवाइयों ने मुंह छिपाने पर मजबूर कर दिया है। आइए इनके सर पर शफकत का, मोहब्बत का, सहारे का हाथ रखें और इनकी मुश्किलों में, इनके दर्द में, इनकी तकलीफ में शामिल हों। सीमा बेटा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? नेपाल की। फिर यहाँ कैसे पहुँचे? यहाँ मेरी बहन ने पहुँचा दिया था। उसने बोली कि तुम घूमने चली जा। मैं बोली नहीं जाऊँगी। उसने फिर मुझे भेज दिया, दूसरी उसकी भांजा के साथ भेज दिया। मैं चले आई, मुझे पता नहीं था इतनी दूर भेजेगी। यहाँ पर कहाँ लेकर आया आपको सबसे पहले? कमला मार्केट में। वो जो गंदी जगह है वहाँ लेकर आए, आपको पता ही नहीं चला? जिसे आप बहन समझती थी उन्होंने ही धोखा किया आपके साथ? तो बेटा, वो जो लड़का आपके साथ आया था, आप उन्हें जानती थी? एक ही गांव के हम दो, वो भी। तो यहाँ आकर उन्होंने आपको उस गंदी जगह पे छोड़ा और फिर कहाँ चले गए? जो औरत थी ना, उसके साथ छोड़ के चला। बोले मैं 4 दिन बाद तुझे लेने आऊँगी, तैयार रहना। मैं 4 दिन बाद तैयार रहे, लेकिन उन लोग नहीं आया। जब उसने बताया कि तेरे आदमी ने हमको छोड़ के चला गया, तो अब घर का भी नहीं जाएगी। मैं बोली घर जाऊँगी, मेरे आदमी लेने आएगा। तो इसने इतनी डांटा, मुझे मारने भी लग गए। फिर क्या हुआ? ताला बंद के छोड़ के चली जाती थी कहीं। जब मैं रोती थी ना, बोलती थी तू घर का भी नहीं जाएगी, रो के क्या करेगी। अब बहुत डांटती थी उन लोग मुझे। वहाँ से भागने के लिए बहुत कोशिश करा, लेकिन भागने के लिए नहीं मिला मुझे। बहुत गंदी जगह थी वो? हाँ। आपके साथ बुरा काम किया वहाँ? पहले छोटे कपड़े पहनाया था, लेकिन मैं छोटे कपड़े पहनने के लिए मना कर दी। मैं सूट डाल के आई थी, इसने बड़े से वो सूट फाड़ दिया था। सूट फाड़ के
बोली थी आज ये आदमी से बैठ जाना, तू सो जाना। बाहर से लड़कियों ने अंदर लेके आके हाथ पकड़ा था, मेरी पाँव पकड़ी थी लड़कियों ने, तब गलत काम करा था। मारा पीटा भी आपको? बोली थी मारूंगी तो नहीं करेगी तो। 3-4 लड़की ने हाथ पकड़ा था, मेरी मुंह में कपड़ा रख दिया था ना, मत रोना। उसके बाद क्या हुआ बेटा? उसके बाद शाम को पुलिस ने पकड़ के लेके आया था। उस एक आदमी को पहचानती हैं आप? हाँ। वहीं का रहने वाला है? कितना बड़ा था वो व्यक्ति जिसने आपके साथ बुरा काम किया? मुझे वो था, फौजी था। आपको कैसे मालूम फौजी था? क्योंकि उसने फौजी का वर्दी पहन के आया था। घर लौट के अपने वापस जाना चाहती हैं? हाँ। आपको लगता है आपके घर वाले आपको अपना लेंगे? क्या सजा देना चाहती हैं आप उस आदमी को जिसने बुरा काम किया आपके साथ? मुझे जैसे कर रहा है उन लोग लिए, मैं भी यही सजा देना चाहती हूँ, मैं बदला लेना चाहती हूँ। दोस्तों, ये ज़िंदगियां जो इस तरह से तबाह हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, फना हो रही हैं, रुस्वा हो रही हैं, ये कोई हमारे लिए, आपके लिए, हमारी समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारी सरकार के लिए कोई नेक शगुन नहीं है, कोई काबिल तारीफ़ कारनामा नहीं है, कोई अच्छी बात नहीं है, बल्कि ये तो डूब मरने की बात है, चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात। दोस्तों, हमारे बीच मिसेस सारा खान भी मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं निर्मल छाया कॉम्प्लेक्स में। आइए इनसे मुलाकात करें। मिसेस खान, इस तरह के होम्स की छवि जो है, जो उनकी इमेज है, वो कोई बहुत अच्छी नहीं है, ऐसा क्यों है? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इस तरह की छवि जो अभी तक थी वो काफ़ी हद तक अब बदल रही है जी। क्योंकि एक टाइम था कि ये इंस्टीट्यूशंस हमारे बहुत ज़्यादा ओपन नहीं थे मीडिया के लिए या पब्लिसिटी के लिए, लेकिन अब हमने ज़्यादा से ज़्यादा इनको ओपन कर दिया है। टीवी वाले आते हैं और न्यूज़पेपर वाले आते हैं, इट्स ओपन फॉर पब्लिक इन ए वे। तो वो एक्चुअली जाके देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। बाहर से बैठकर ये सोच लेना कि वहाँ बच्चों के हालात बहुत ख़राब हैं, बच्चों को अच्छी तरह से परवाह नहीं की जाती है, उनको खाना नहीं दिया जाता है या और उनको फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती हैं, वो एक बिल्कुल अलग बात है। और एक अंदर से जाके देखना उनको कि बच्चे किस हालत में रह रहे हैं। और लेटली तो हमारे यहाँ डिपार्टमेंट ने और सरकार ने इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी हैं कि अब तो बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हो गया है। तो आप किस तरह से ख्याल रखती हैं बच्चों का? कैसे वो यहाँ आते हैं और किस तरह से रहते हैं और क्या बन के बाहर निकलते हैं? पहली कोशिश हमारी ये होती है, जब बच्चा हमारे पास आता है तो हमारे पास ट्रेन काउंसलर्स हैं। उस बच्चे को हमारे साथ घुलने मिलने में, ओपन होने में थोड़ा समय लगता है, तो वो काउंसलर्स उनको लगातार इंटरव्यू करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनकी बैकग्राउंड उनका जानने के बारे में कि उनके पीछे उनका परिवार कहाँ है और क्या है, क्या प्रॉब्लम है बच्चे को। क्योंकि जब आते हैं बच्चे तो इमोशनली बहुत डिस्टर्ब होते हैं, मेंटली भी डिस्टर्ब होते हैं, थोड़ा समय लगता है एडजस्ट होने में। अगर पेरेंट्स जो हैं उनके मिल जाते हैं, माँ बाप, उनके परिवार का पता चल जाता है, तो उन बच्चों को हम उनके परिवार को सौंप देते हैं। तो मिसेस खान, ये 2 बच्चियां जो हैं ये घर लौट जाएंगी अपने? ये बच्चियां नेपाल की हैं जी। और 2 नहीं बल्कि 7 बच्चियां नेपाल जा रही हैं वापस। ये तो खुशकिस्मत बच्चियां थी। जो बदकिस्मत बच्चियां जिनके माँ बाप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, वो कहाँ जाती हैं? वो बच्चियां हमारा जो दूसरा इंस्टीट्यूशन है आफ्टर केयर होम फॉर विमेन, उसमें उनको भेज दिया जाता है। वहाँ अपनी एजुकेशन पूरी करती हैं। अगर ट्रेनिंग कोई लेना चाहती है, उन्हें ट्रेनिंग देने के बाद जॉब्स का कोशिश किया जाता है, जॉब्स दिलवा दिए जाते हैं जो भी पॉसिबल है एफर्ट से, या फिर उनकी शादियां भी की जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हम जानते हैं कि लोग हमें उम्मीद की नज़र से, आशा की नज़र से, विश्वास की नज़र से देख रहे हैं। अगर ऐसे ही हमारी हौसला अफजाई होती रही तो हम यकीनन अपनी मूवमेंट में, अपने आंदोलन में, अपने मुहिम में कामयाब होंगे। अब अगर आप दुख में हैं, दर्द में हैं, तकलीफ़ में हैं तो घबराइएगा नहीं, हमारे दरवाजे पर दस्तक दीजिएगा, हम आपके साथ हैं। दोस्तों, हमारे बीच एक और मजलूम, मायूस ज़िंदगी बैठी है जिसने छोटी सी उम्र में
बहुत बड़े काम किए हैं, बहुत बुरे काम किए हैं, बहुत बुरे दौर से गुजरी है, बहुत बुरा उसने वक्त देखा है। गीता बेटा, आप कहाँ की रहने वाली? बिहार। फिर यहाँ तक कैसे पहुँची? मेरी भाभी मुझे बहुत मारती थी, ये सारा काम करवाती थी, तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया, 3 दिन भूखा रखा। आपके माँ बाप? माँ बाप नहीं है, क्या हुआ उन्हें? उनकी डेथ हो गई। कितने साल की थी आप तब? 5-6 साल की। कहाँ पहुँची आप सबसे पहले? नई दिल्ली स्टेशन। नई दिल्ली स्टेशन में पहुँची। क्या हुआ वहाँ? पहले दिन क्या किया आप? वहाँ पे पहले दिन तो मैं ऐसे ही रही, भूखी प्यासी, पानी पी कर रात को सो गई थी। सुबह 2-3 लड़कियाँ आई थी, कह रही हैं तुम यहाँ पे क्यों आई, कैसे आई? मैंने कहा मैं अपने घर से आई। तो उन्होंने कहा तुम हमारे साथ पानी की बोतल बेचो, तो मैं पानी की बोतल बेचने लगी। कौन लड़कियाँ थी वो? वहीं पे रहती थी पहले से। कितने साल ये काम करती रही? 3-4 साल। फिर चोरी कैसे करने लगी आप? जब मैं पानी की बोतल बेचती थी, वो पुलिस वाले कहते थे अगर पानी की बोतल बेचेगी तो पैसे देगी, तो 10 रुपये रोज़ देती थी मैं। एक तो पहले था वो 10 रुपये लेता था, अब जो दोबारा आया था तो 20 रुपये लेने लगा। 2-3 दिन मैंने पैसे नहीं दिए, तो कह रहे तो उसके लिए तुम रात भर रहोगे अंदर। कितने दिन अंदर रही आप? 1 रात। फिर मैं वहाँ से आई, फिर जेब काटते थे। किसने सिखाया आपको ये? सर वहाँ की लड़कियों ने। और लड़कियां भी जेब काटती थी? जी। अभी कुछ पैसे हैं आपके पास? 3,500 रुपये। क्या करेंगी 3,000 रुपए? क्यों रखे आप? सर अपनी बहन को भेज दूंगी। आपकी एक छोटी बहन भी है? जी। वो अभी भी उसी भाभी के पास है जहाँ से आप आ गई? जी। आपको नहीं लगता कि उन्हें मारते पीटते होंगे? लगता तो है, पर मैं उसे लाके यहाँ पे उसकी ज़िंदगी नहीं खराब करना चाहती। आपको लगता है आपकी जिंदगी खराब हो गई? जी। अपनी बहन की याद आती है आपको? लौट के भाभी के पास जाना चाहती हैं? जी नहीं। दोस्तों, ये छोटी सी जिंदगी और ये बड़े बड़े तजुर्बात, ये छोटा सा जिस्म और ये बड़े बड़े बोझ, ये छोटी सी जिंदगी और ये बड़े बड़े जख्म, इनके जख्मों पर मरहम लगाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि पूरी समाज का इलाज करना पड़ेगा, पूरी समाज की सर्जरी करनी पड़ेगी, पूरी समाज को बदमजा कड़वी कसैली दवाई पिलानी पड़ेगी, तब कुछ होगा। दोस्तों, हमारे बीच आज डॉक्टर एन प्रकाश मौजूद हैं, साइकेट्रिस्ट हैं। आइए इनसे मुलाकात करें। डॉक्टर साहब, आपने ये सब देखा, सुना, समझा भी होगा, तो क्या कारण है कि आजकल छोटी उम्र के बच्चे ही अपराध की दुनिया की तरफ जा रहे हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसके कारण हैं उसमें यह है कि ऐसे बच्चे ऐसे परिवारों से आते हैं जहां अच्छा माहौल नहीं है, जहां प्यार का, शांति का माहौल नहीं है, उल्टे नफ़रत है, और कई बार तो टूटा फूटा परिवार होता है, यानी कि दोनों में से एक पेरेंट है सिर्फ, या दोनों पेरेंट्स नहीं हैं, या दो में से एक पेरेंट को कोई मेंटल इलनेस है, और उसके कारण से जो बिहेवियर उस व्यक्ति का है और पूरे परिवार के ऊपर जो बुरा असर पड़ता है, उससे भी अपराधी बनने का चांस हो जाता है। डॉक्टर साहब, आजकल अक्सर ये मैंने पढ़ा है अखबारों में कि टेलीविज़न के कुछ प्रोग्राम्स जो हैं जी, वो भी बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो अपराध की दुनिया हाँ, की तरफ ये बात बिल्कुल सही जाएं। है, क्योंकि इनका इम्प्रेशनेबल माइंड है, अभी पूरी तरह से उनको पूरी दुनिया का ज्ञान नहीं है, तो वो ऐसी कोई चीज़ देखकर उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो चोरी करने का तरीका है या किसी और को पीटने का तरीका है। जैसे अभी पिछले दिनों में एक ऐसा हादसा हुआ, वो WWF की वो फाइट देखकर कुछ बच्चों ने प्रोग्राम बनाया एक दूसरे बच्चे को पीटने का, और उसको इस तरह से पीटा बेदर्दी से, उसकी छाती पर और पेट पर लात और मुक्के मार कर, कि जिससे उसकी तबीयत बहुत ही बिगड़ गई। तो जो बच्चे इस तरह से अपराध कर बैठते हैं
और अपराध की दुनिया में चले जाते हैं, उनको लौटाने का भी कोई साइकोलॉजिकल तरीका जी है? हाँ, सबसे पहला तो यही है कि बच्चे को ऐसे वातावरण में रखा जाए जहाँ अनुशासन है। स्कूल में भी इन चीज़ों का ध्यान रखा जा सकता है, जैसे मैंने कहा। और अगर बात ज़्यादा ही बिगड़ी हो तो घर से भी हटाना पड़ता है बच्चे को कई बार। इसके अलावा साइकोथेरेपी है जो बच्चे की तरफ भी डायरेक्ट की जा सकती है और दूसरे फैमिली या ग्रुप की तरफ भी। डॉक्टर साहब, बहुत से घरों में मैंने आजकल देखा है कि जो माँ बाप हैं वो बच्चों पर हाथ उठाने लगे हैं। क्या ये सही है? हाँ, यह तो हमेशा से ही होता है। कोई गलती हो गई या किसी भी बात की सज़ा देने के लिए माँ बाप ने हाथ उठाया, लेकिन हमारी साइंस, हमारा मनोविज्ञान कहता है कि यह ठीक नहीं है। सज़ा दीजिए, लेकिन बहुत मारना पीटना अवॉइड कीजिए या बहुत सख्त सज़ा मत दीजिए, क्योंकि मारने से ऐसा बिहेवियर और बिगड़ने का चांस होता है और उसमें जो अंदर की रेज है, अंदर का गुस्सा है, नफ़रत है, वह और भी बढ़ेगी। अच्छा, अपराध करने से पहले बच्चे के अंदर कुछ चेंजेस आते होंगे, कुछ उसकी सोच बदलती होगी। घर वालों को क्या इंडिकेशंस हैं कि वो आप तक बच्चे को पहुंचाएं? यही कुछ लक्षण हैं जो मानसिक तौर पर लक्षण नज़र आ सकते हैं। बच्चे का पढ़ाई में दिल लगना कम हो गया, खेलने की तरफ रुचि ज़्यादा हो गई, या घर के बाहर समय बिताने का उसका ज़्यादा मन लगने लगा, और वो छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लगा। हाँ, रिज़ल्ट ख़राब हो गया, मार्क्स कम आने लगे। तो इन सब को देखकर माँ बाप को यह चाहिए कि वो देखें कि बच्चे की ज़िंदगी में क्या चेंज आया है, क्या इसकी कोई वजह है, क्या उसका किसी से झगड़ा है, क्या वह किसी से डरता है, या कोई इस तरह की बात है। तो यह जहाँ तक हो सके जल्दी से जल्दी इसकी स्टडी करनी चाहिए और उसके हिसाब से कदम उठाना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। दोस्तों, कमसिन बच्चों के गुमराह कदम, अंधेरों में भटकता बचपन, जुर्म की दुनिया में लड़खड़ाता लड़कपन, बेसहारा जिंदगी, उलझे हुए ख्वाब, बेबस बेकस तकलीफ और खामोश मुस्तकबिल हमसे चीख चीख कर कह रहा है कि इन सब के लिए हालात तो गुनहगार हैं ही, आप, हम, हमारी समाज, हमारा मुल्क, हर चीज गुनहगार है। हमें आज से, बल्कि अभी से, इसी पल से, इसी वक्त से ये वादा करना चाहिए कि अपने मुल्क के कल को हम संभालेंगे, सजाएंगे, संवारेंगे। हमें कोशिश करनी चाहिए अपने इस मुहिम में, अपने इस आंदोलन में, अपनी इस मूवमेंट में हम कामयाब हों। हमें कोशिश करनी चाहिए।